एक शांत से गांव में हरिराम नाम का एक सीधा सादा और मेहनती किसान अपनी पत्नी अर्चना के साथ जीवन बिता रहा था। एक शाम खेत में बैठे हुए हरिराम ने अपनी पत्नी से कहा, देखो अर्चना, इस साल हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। हाँ, तुम्हारे पसीने के साथ मेरी मेहनत भी तो इसमें शामिल है। तुम सच कहती हो। इस पूरे गांव में तुम सबसे मेहनती और ईमानदार हो। भले ही हमारी जमीन कम है, पर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। शाम ढलते ही वे घर लौट आए। ओह, मैं तुम्हें बताना भूल ही गई। घर में लकड़ियां खत्म हो गई हैं। अरे चिंता मत करो, मैं कल सुबह सबसे पहले जंगल जाकर लकड़ियां ले आऊंगा। ठीक है ना? अब चलो। अगली सुबह हरिराम लकड़ियां काटने जंगल चला गया। जब वह एक पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था तो उसने झाड़ियों में एक घायल बंदर को कराहते देखा। हे भगवान, बाप रे! लगता है इस बंदर को किसी जंगली जानवर ने बुरी तरह घायल कर दिया है। देखो, इसका हाथ खून से भरा है, पर जिस तरह यह दर्द से तड़प रहा है, मुझे लगता है इसकी तकलीफ कहीं और है। हरिराम बंदर के पास बैठ गया। काश तुम बोल पाते तो बता सकते कि तुम्हें कहाँ दर्द है। तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है, पर तुम्हारी तड़प देखकर लगता है चोट गहरी है। तभी वहां एक साधु आ पहुंचा। तुम कौन हो और इस बंदर से क्या बातें कर रहे हो? प्रणाम साधु महाराज, मैं तो बस लकड़ियां काटने आया था। इस घायल बंदर को देखकर तरस आ गया। लगता है किसी जानवर ने हमला किया है। इसका हाथ तो जख्मी है, पर यह जिस तरह कराह रहा है, लगता है इसे और भी चोट लगी है। बहुत कम इंसानों में जानवरों के प्रति इतनी दया होती है। रुको रुको, ओम। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक रंग बिरंगी किरणों से बंदर के जख्म भर गए। अब ये बंदर तुम्हें अपनी तकलीफ बता सकता है। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। बंदर उठकर खड़ा हो गया। मेरे कंधे में बहुत दर्द हो रहा था, अब अच्छा लग रहा है। एक शेर ने मुझ पर हमला किया था। मैं बचने के लिए दूसरे पेड़ पर कूदा। शेर का पंजा मेरे हाथ में लगा और मैं पेड़ नहीं पकड़ पाया। जैसे ही मैं नीचे गिरा, बाप रे, मेरे कंधे में बहुत चोट आ गई थी। तुम तो बिल्कुल इंसान की आवाज में बात कर रहे हो। ये कैसे हुआ? जब साधु ने मंत्र पढ़ा तो मुझे लगा जैसे मुझे बोलने की शक्ति मिल गई है। मैंने बोला और मेरी आवाज तुम तक पहुंच गई। ये साधु बाबा का ही चमत्कार है। हाँ, अच्छा, तुम मेरे घर चलोगे? ओहो, तुमने मेरी जान बचाई है, तो अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मैं इंसानों की तरह बात करता हूं, तो अब मैं बंदरों से अलग हो गया हूं ना। उनके साथ रहकर क्या करूंगा? अब तुमसे जी भर के बातें करूंगा। तुम मेरा कोई अलग नाम भी रख सकते हो। बताओ, मेरा क्या नाम रखोगे? तुम तो मजेदार बातें करते हो। ठीक है, आज से मैं तुम्हें गोलू कहकर पुकारूंगा। कैसा लगा नाम? अच्छा है ना? हाँ, अच्छा नाम है। चलो चलो चलो, घर चलते हैं। हरिराम और गोलू घर पहुंचे तो अर्चना ने पूछा, अरे, तुम जंगल से इस बंदर को क्यों पकड़ लाए? कहीं ये हमें नुकसान न पहुंचा दे। हरिराम ने अर्चना को शांत करते हुए पूरी बात बताई कि कैसे उसने जंगल में घायल बंदर को देखा और उसकी मदद की। क्या सच में यह बंदर बोल सकता है या तुम मजाक कर रहे हो? अरे, मैं मजाक क्यों करूंगा? खुद पूछ लो इस गोलू महाराज से। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गोलू है। हरिराम ने मेरी जान बचाई है। अब मैं उसका साथी हूँ। साथी क्या, अब तो मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा हूँ। हे भगवान, ये तो सच में बोल रहा है। तुम इंसानों की तरह कैसे बोल सकते हो? बचपन से ही इंसानों के बीच रहा हूँ। कुछ अच्छे मिले, कुछ बुरे, लेकिन हरिराम जैसा दिलवाला कभी नहीं मिला। मैंने सोचा, अगर ये जानवर इंसानों से अच्छा व्यवहार कर सकता है, तो क्यों ना इसे घर ले आऊं। और वैसे भी मैं बहुत काम का हूँ। बर्तन धो सकता हूँ, सब्जी काट सकता हूँ और बच्चों को कहानियां भी सुना सकता हूँ। अरे वाह, फिर तो मुझे एक छुट्टी मिल जाएगी। अर्चना आश्चर्य में डूब गई। समय बीतने लगा। गोलू की मौजूदगी से घर में नई जान आ गई थी। धीरे धीरे गोलू अर्चना के कामों में हाथ बटाने लगा।
वह हरिराम का सच्चा साथी बन गया था। एक दिन गोलू हरिराम से बोला, हरिराम, अब मैं भी तुम्हारे साथ खेत में चलूंगा। घर में बैठे बैठे क्या करूंगा, मुझे भी चलना है। अरे गोलू, खेत का काम आसान नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है। तुम वहां क्या करोगे? क्या करूंगा क्या? मैं भी तुम्हारे साथ मेहनत करूंगा। क्या मुझे कम मेहनती समझा है क्या? बस डर ये है कि गांव वालों ने तुम्हें बोलते हुए देख लिया तो न जाने क्या समझेंगे। अरे, पर जब मैंने तुमसे पहली बार बात की थी तब क्या तुम डरे थे? बताओ। देखो गोलू, मैं दुनिया को जानता हूं। हर कोई मेरे जैसा नहीं होता जो तुम्हें समझ सके। ओहो, मुझे दुनिया से क्या लेना देना? मुझे तो तुम्हारे संग रहना है। मेरा मतलब है, मुझे बस तुमसे मतलब है, क्योंकि मैं तुम्हारा साथी हूं। हाँ। हरिराम मुस्कुराया और अगले दिन गोलू को साथ लेकर खेत चला गया। कुछ ही दिनों में गोलू ने खेती की हर बात सीख ली। वह हरिराम का सच्चा मददगार बन गया था। हरिराम, आज की मिट्टी तो बहुत भारी लग रही है। गोलू, अब तो तू पक्का किसान बन गया है। मिट्टी का फर्क भी समझने लगा है। गोलू की बातें अब गांव में फैलने लगी थीं और आखिरकार यह बात जमींदार चौधरी के कानों तक पहुंची। क्या सच में हरिराम के घर में एक ऐसा बंदर है जो इंसानों की तरह बोलता है? ये तो कोई साधारण बात नहीं लगती। तुम पक्की बात कर रहे हो भीमा? हाँ जमींदार साहब, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। मैंने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना है। जब पहली बार उसने इंसानी जुबान में बात की तो मैं तो जैसे पत्थर का हो गया। मेरे तो होश ही उड़ गए थे। इतना समझदार बंदर मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। अगर यह बात सच है तो फिर हम इस बंदर से बड़ा तमाशा खड़ा कर सकते हैं। सोचो जरा, पूरे इलाके में ऐसी कोई चीज नहीं है। शहर से लोग आएंगे उसे देखने और हम टिकट लगाकर खूब पैसे कमा सकते हैं। आपने तो बिल्कुल सही बात कही जमींदार साहब। लोग तो ऐसे अजूबे को देखने के लिए मीलों दूर से आएंगे, और अगर इसे बाजार में दिखाया जाए तो शायद राजा महाराजा भी इसे देखने आए। हम इसकी बदौलत माला माल हो सकते हैं। जमींदार कुछ देर हंसा, फिर गंभीर हो गया। इस हरिराम की जमीन पर मेरी नजर बहुत समय से है। बाकी सब तो मेरे कर्जदार बन चुके हैं, पर यह हरिराम ये कभी झुका ही नहीं। उसकी जमीन बहुत उपजाऊ है मालिक, बंजर में भी फसल उगा लेता है। अरे, इसमें मिट्टी का कोई कमाल नहीं भीमा। उसकी किस्मत और सितारे बुलंद हैं, पर जिस दिन वो सितारे गिरेंगे ना, उसी दिन ये खेत मेरा होगा और हरिराम मेरे कदमों में होगा। देख लेना तुम। समय ऐसे ही बीतता रहा। एक दिन हरिराम और गोलू जब खेत से घर लौटे तो आंगन में बैठी अर्चना को देखकर दोनों के चेहरों पर चिंता की लकीरें आ गईं। अरे अर्चना, क्या हुआ तुम्हें? ये खांसी तो बड़ी जोर की लग रही है। पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम ठीक से बोल भी नहीं पा रही हो। हाँ हरिराम, कई दिनों से गले में कुछ अजीब सा लग रहा है। खांसी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पहले तो सोचा मौसम की वजह से है, लेकिन अब तो दिन ब दिन और भी बढ़ती जा रही है। नहीं अर्चना, अब इसे और ज्यादा नजरअंदाज मत करो। ये मामूली खांसी नहीं लग रही। हमें तुरंत किसी अच्छे वैद्य को बुलवाना होगा ताकि सही समय पर इलाज शुरू हो सके, वरना कहीं देर ना हो जाए। हरिराम ने तुरंत गांव के अनुभवी वैद्य को बुला लिया। वैद्य ने अर्चना को ध्यान से देखा। हरिराम, देखो, इन्हें कोई साधारण खांसी नहीं है। ये एक अजीब और गंभीर बीमारी लग रही है। मैंने नाड़ी देखी है और लक्षणों से यही संकेत मिल रहा है कि अगर समय पर इलाज न किया गया तो यह जानलेवा भी साबित हो सकती है। हे भगवान, वैद्य जी ऐसा मत कहिए। अर्चना मेरी जीवन साथी है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। आप तुरंत इलाज शुरू कीजिए। दवा दारू जड़ी बूटी जो भी लगे मैं सब इंतजाम करूंगा। चाहे खेत गिरवी रखने पड़े या कर्ज लेना पड़े, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। बस आप उसे ठीक कर दीजिए। हरिराम, हिम्मत रखो। तुम जैसे सच्चे पति और नेक इंसान की दुआ बेकार नहीं जाएगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन इस बीमारी में समय बहुत कीमती है। जितनी जल्दी उपचार शुरू हो उतना अच्छा होगा। हाँ वैद्य जी, देर मत कीजिए। जो भी चाहिए आप बताइए, मैं अभी लेकर आता हूँ।
बस अर्चना को फिर से पहले जैसा स्वस्थ देखना चाहता हूँ। उस दिन से हरिराम का सारा धन अपनी पत्नी के इलाज में लगने लगा। हफ्ते बीतते गए और एक दिन ऐसा आया जब उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। उस दिन हरिराम घर पर अकेला बैठा था। ऐसे उदास मत बैठो हरिराम। मैं जानती हूँ कि ये वक्त मुश्किल है, लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगी। तुम्हारी चिंता मुझे और कमजोर कर देती है। अर्चना, ऐसा मत कहो। तुम्हें इस हालत में देखकर दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे जीवन में ऐसा दिन आएगा जब तुम्हारे इलाज के लिए हाथ फैलाने की नौबत आ जाएगी। तो अब क्या करोगे? घर की सारी बचत, खेत की पैदावार, सब कुछ तो मेरे इलाज में लग गया। अब तो बीज खरीदने तक के पैसे नहीं बचे हैं। फसल कैसे बोओगे? और इस बार अगर फसल ना हुई तो क्या खाओगे? हरिराम सिर झुकाए बैठा था। तभी गोलू तेजी से दौड़ता हुआ आया। हरिराम, हिम्मत मत हारो। तुम्हारे 2 भाई इस गांव में रहते हैं और तुमसे ज्यादा धनी भी हैं। उनसे मदद क्यों नहीं मांगते? हरिराम को यह बात सही लगी। उसी शाम वह गोलू को साथ लेकर अपने बड़े भाई के घर गया। ओहो हो हरिराम, क्या बात है भाई, आज इतने दिनों बाद हमारे घर का रास्ता कैसे याद आ गया? सब खैरियत तो है ना? भैया, आप तो जानते हैं अर्चना की तबीयत कितनी बिगड़ गई है। अब तो पूरा गांव जानता है कि वो कितनी गंभीर हालत में है। मैंने खेत खलिहान का जो कुछ भी कमाया था सब उसके इलाज में लगा दिया। अब तो बीज खरीदने के भी पैसे नहीं बचे। इसीलिए सोचा कि सबसे पहले अपने बड़े भाई के दरवाजे पर दस्तक दूं। शायद आप ही कुछ मदद कर सकें। अरे हरिराम, तुम्हारा दुख समझता हूं, लेकिन तुम भी मेरी हालत जानते हो। इस बार बारिश ने ऐसी बेरुखी दिखाई कि पूरी फसल चौपट हो गई। अब तो मुझे खुद अपने जरूरतों के लिए उधारी लेनी पड़ रही है। दिल से तो चाहता हूं कि तुम्हारी मदद करूं, लेकिन हालात ने हाथ बांध दिए हैं। हरिराम कुछ नहीं बोला, सिर झुकाकर बाहर निकल आया। अरे हरिराम, वह साफ साफ झूठ बोल रहा था। जब उसने मुंह मोड़ा तो मैंने उसके चेहरे के हाव भाव देखे। उसमें मदद करने की न कोई मंशा थी और न ही कोई चिंता। वह बस बहाना बना रहा था। हाँ गोलू, मैं भी समझ गया हूँ। उसकी आंखों में वो अपनापन नहीं दिखा जो एक भाई में होना चाहिए। लेकिन चलो, उम्मीद अभी बाकी है। एक और भाई है, शायद वो हमारी बात समझे। चल वहां चलते हैं, देखेंगे शायद वहां से कोई सहारा मिल जाए। अब दोनों बिरजू के घर पहुंचे। बिरजू ने दरवाजा खोला और हरिराम को देखकर चौंक गया। ओह हरिराम, आज भाई की याद कैसे आ गई? क्या बात है जो सीधे मेरे दरवाजे पर चले आए? भैया, अर्चना की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। वैद्य जी ने कहा है कि समय पर इलाज नहीं मिला तो हालत और खराब हो सकती है। बस थोड़ी सी मदद चाहिए थी आपसे। कुछ धन उधार दे दीजिए। धन? क्या बात कर रहा है तू? अरे बंटवारे में तो तुझे पहले ही ज्यादा जमीन मिल गई थी, वो बेच क्यों नहीं देता? क्या मेरे पास कोई खजाना दबा है? हर बार मदद के लिए मैं ही रह गया हूँ क्या? भैया, झूठ बोलना बंद कीजिए। सब जानते हैं कि बंटवारे के वक्त आपने और केशव भैया ने मिलकर मेरा हिस्सा दबा लिया था। 6 बीघा जमीन मेरी थी, लेकिन मुझे बस 2 ही बीघा मिली, और वो भी बंजर है। अबे चल भाग यहाँ से। तमीज से बात कर, नहीं तो बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। कर्ज चाहिए तो जा जमींदार के पास, मेरे पास मत आना बार बार मुंह उठा। क्या ऐसे होते हैं सगे भाई? एक शब्द सहानुभूति का नहीं बोला और मदद तो दूर की बात है। हाँ गोलू, आजकल खून के रिश्ते भी मतलब से चलते हैं। जब जरूरत होती है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। अब क्या सोच रहे हो? जमींदार के पास जाने का इरादा है क्या? हाँ गोलू, मजबूरी है। दिल से तो बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन अब कोई और चारा नहीं बचा। तुम्हारे कहने पर ही तो भाइयों से आस लगाई थी, लेकिन उन्होंने दिल तोड़ दिया। अब जमींदार से ही बात करनी पड़ेगी, चाहे जितनी भी शर्तें हों। अगले दिन हरिराम और गोलू जमींदार की हवेली में जा पहुंचे। उम्मीद उसे कम थी, मगर अपनी पत्नी की खातिर उसने खुद को झुका दिया था। जानता था हरिराम, एक न एक दिन तू चलकर मेरी हवेली में जरूर आएगा। आपने बिल्कुल सही कहा था मालिक।
जब तक इसकी किस्मत चमक रही थी तब तक बहुत अकड़ में चलता था। अब देखो कैसा मुरझाया मुरझाया सा खड़ा है। ए जमींदार, तुम्हें किसी की हालत का मजाक उड़ाने का हक नहीं है। लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम्हें भी दूसरों का सम्मान करना चाहिए, समझे? हे बंदर, बकवास बंद कर। तू इंसानों की तरह बोलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू इंसान बन गया है, समझा? हाँ भैया हरिराम, बताओ बताओ, क्यों आए हो? क्या बताए, आपको तो सब पता है। मेरी पत्नी बीमार है, सारा धन इलाज में चला गया, कुछ धन की आवश्यकता है। अच्छा, धन चाहिए तो भैया मेरी शर्तें सुन लो। ब्याज 50% और बदले में कुछ गिरवी रखना होगा। अब मेरे पास कुछ बचा है क्या जो गिरवी रखूं? जो सोने के आभूषण थे वो भी इलाज में बिक चुके हैं। अरे है ना, क्यों नहीं है? तेरे पास 2 बीघा जमीन है भैया, उसे गिरवी रखो। वक्त पर कर्ज चुकाएगा तो जमीन तेरी वरना मेरी, सीधा हिसाब। बोलो भैया। हरिराम सोच में पड़ गया। उसे अपनी पत्नी का जीवन बचाना था, मगर कीमत बहुत बड़ी थी। अरे ये तो सरासर अन्याय है जमींदार साहब। आप तो हरिराम भैया की मजबूरी का खुलकर फायदा उठा रहे हो। इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। ऐसे तो भैया सारी जिंदगी कर्ज के बोझ तले दबे रहेंगे और कभी उबर नहीं पाएंगे। हो बहुत बोलता है तू बंदर के साथ साथ। सुन हरिराम, पहले इस पटर पटर करने वाले अपने पालतू बंदर को यहाँ से ले जा। मेरी तो अब सहन शक्ति जवाब दे रही है। जब से आया है लगातार बकबक कर रहा है, और अगर मेरा मूड एक बार फिर बदल गया तो समझ लेना तेरा भी और इस बंदर का भी काम तमाम। गोलू, मैं समझ रहा हूं तेरा गुस्सा, पर तू ही बता, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। अर्चना की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है। मैंने जो कुछ कमाया था सब इलाज में लग गया। अब बस यही आखिरी उम्मीद बची थी। भैया तुम इतना परेशान मत हो, जब तक मैं हूं तुम अकेले नहीं हो। बस मेरे साथ चलो, हम कुछ न कुछ रास्ता निकाल ही लेंगे। भरोसा रखो मुझ पर। चलो देर मत करो, अभी निकलते हैं। हरिराम गोलू के साथ चला गया। हवेली के भीतर जमींदार और भीमा गुस्से से खौल रहे थे। ए मालिक, लगता है हरिराम अब हमारे हाथ से पूरी तरह निकल गया। उसने तो जैसे ठान लिया है कि अब आपकी एक नहीं मानेगा। पहले तो कभी इतनी हिम्मत नहीं दिखाई थी। अरे चिंता मत कर बेटा, ये जो उसका थोड़ा बहुत घमंड और जज्बा है ना, सब उसकी मजबूरी के आगे टिक नहीं पाएगा। वक्त ऐसा घूमेगा कि वो खुद लौटकर हमारे दरवाजे पर गिड़गिड़ाता हुआ आएगा। देखना, जो भी जितनी दूर भागे, भूख और जरूरतें उसे वापस यहीं खींच लाएंगी। हरिराम गोलू के साथ घर पर आ पहुंचा और गोलू तुरंत वहां से चला गया। शाम तक गोलू लौटकर नहीं आया। हरिराम और अर्चना की चिंता बढ़ने लगी। गोलू अब तक क्यों नहीं आया? सुबह से गया है, अभी तक कोई अता पता नहीं। दिल बहुत घबरा रहा है। कहीं जमींदार ने उसे पकड़ तो नहीं लिया, या फिर कुछ और अनहोनी तो नहीं हो गई। बस यही सोच सोच के मेरा भी मन घबरा रहा है। वो हमेशा वक्त का पाबंद रहा है, फिर आज इतनी देर क्यों? लगता है कुछ गड़बड़ जरूर है। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे जाकर देखना होगा। रात बीत गई। सुबह सूरज की किरणों के साथ ही गोलू वहां पहुंचा, हाथ में एक चमकती जड़ी बूटी के साथ। अरे गोलू, तू कहाँ चला गया था रे? सुबह से तुझे ढूंढ रहा हूँ। अर्चना की हालत भी बिगड़ती जा रही है और तू कहीं दिखाई ही नहीं दिया। हमें तो डर लगने लगा था कि कहीं तुझे कुछ हो तो नहीं गया। तेरा हाल जानकर ही अब चैन पड़ेगा। माफ करना हरिराम भैया, मैं बिना बताए निकल गया। दरअसल मैं जंगल गया था, उन्हीं साधु महाराज को ढूंढने जिनसे मुझे ये बोलने की शक्ति मिली थी। मैंने उन्हें तुम्हारी और अर्चना भाभी की सारी हालत बताई। वो बहुत दयालु हैं। उन्होंने मेरी बात सुनकर ये विशेष जड़ी बूटी दी है। उन्होंने कहा कि अगर सच्चे मन से इसका उपयोग किया जाए तो ये बड़ी से बड़ी बीमारी को भी ठीक कर सकती है। मुझे पूरा भरोसा है भाभी ठीक हो जाएंगी। गोलू ने वो जड़ी बूटी अर्चना को दे दी। कुछ देर बाद अर्चना की आंखों में चमक लौट आई। हरिराम, मुझे अब बिल्कुल स्वस्थ महसूस हो रहा है, जैसे कभी कोई बीमारी थी ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चमत्कार हुआ हो। तुम्हारी चिंता, तुम्हारा संघर्ष सब रंग लाया। अर्चना,
तुझे इस हाल में देखकर मेरी सारी दुनिया फिर से लौट आई है। तेरी खांसी भी रुक गई, चेहरे पर रौनक लौट आई। और गोलू, तू तो हमारे लिए भगवान का भेजा हुआ कोई दूत निकला। अगर तू नहीं होता तो मैं मजबूरी में जमींदार से फिर कर्ज लेता और शायद अपनी बची खुची खेती भी गंवा देता। तेरी वजह से मेरी अर्चना फिर से मुस्कुरा रही है, लेकिन एक चिंता अब भी है, खेत में बीज डालने को पैसे नहीं बचे। मैं जानता था हरिराम, मैं जानता था कि जब अर्चना ठीक हो जाएगी तब तुम्हारा अगला कदम अपने खेत को फिर से संवारने का होगा। इसीलिए जब मैं साधु महाराज के पास गया तो मैंने उनसे तुम्हारी पूरी दशा बताई और उन्होंने मुझ पर दया दिखाकर न केवल वो जड़ी बूटी दी जिससे अर्चना ठीक हुई, बल्कि ये देखो कुछ चमत्कारी बीज भी दिए हैं। क्या बीज भी? साधु महाराज ने? हाँ, ये साधारण बीज नहीं है। साधु महाराज ने कहा है कि अगर इन्हें श्रद्धा और मेहनत से बोया जाए तो ऐसी फसल उगेगी जो इस पूरे राज्य में किसी ने न देखी हो, न उगाई हो, और सबसे पहले तुम्हारे खेत की फसल तैयार होगी। सोचो, पूरे गांव में जब लोग तुम्हारी लहलहाती फसल देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, मजा आ गया ना सुनकर? गोलू, तू तो सच्चा दोस्त ही नहीं, अब तो मेरा परिवार बन गया है। लेकिन एक बात और, साधु महाराज ने एक शर्त रखी है। उन्होंने कहा है कि जब तुम्हारा भाग्य फिर से चमकने लगे तब तुम्हें उन लोगों की मदद करनी होगी जो आज जमींदार के कर्ज के नीचे दबे हुए हैं, जैसे कभी तुम थे। तभी इन बीजों का असली फल मिलेगा। अरे मित्र, तेरी बातें मेरे दिल में उतर गईं। ये कर्ज का चक्र किसी और को न झेलना पड़े, यही मेरा भी सपना है। तू मेरा सच्चा साथी है गोलू। अब हम दोनों मिलकर न केवल खेत में फसल बोएंगे बल्कि जिंदगी में नई उम्मीद भी बोएंगे। चल मेरे भाई, चल शुरुआत करते हैं। अगले ही दिन गोलू और अर्चना ने मिलकर खेत जोता, बीज बोया और आकाश की ओर देखकर मेहनत का वादा किया। कुछ ही दिनों में हरिराम के खेत में ऐसी फसल लहराई किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। गांव वाले चकित रह गए। अरे देखो रे देखो, हरिराम के खेत में तो जैसे सोने जैसी फसल लहरा रही है। आहा हा हा हा, इतनी घनी, इतनी हरी भरी, जैसे किसी राजा के बाग में खड़ी हो। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी फसल पहले कभी नहीं देखी। हमारी फसल तो अभी जमीन के नीचे ही है और इसकी तो देखो भाई, तैयार खड़ी है कटने को। न खाद की कमी, न पानी की शिकायत। ये कैसे मुमकिन है? लगता है जैसे किस्मत खुद हरिराम पर मेहरबान हो गई हो। और उसकी बीवी अर्चना, जो कि महीनों तक बिस्तर पर पड़ी रही, अब तो रोज सुबह सबसे पहले खेत में दिखती है। पूरे जोश के साथ काम करती है, जैसे कभी बीमार थी ही नहीं। भैया, ये सब तो किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। कुछ तो है जो हमारी समझ से बाहर है। कुछ दिनों बाद हरिराम की किस्मत बदल गई। चमत्कारी फसल ने उसे गांव का सबसे सफल किसान बना दिया। बाजार में उसके नाम की चर्चा फैल गई। हरिराम जपो राम नाम, बन गया तू धनवान, जो सोचा था वो हो गया सच। हाँ, वाकई में यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। जो हम सोच भी नहीं सकते थे वो अब हमारे सामने साकार हो गया। लेकिन गोलू, अब वो वक्त आ गया है जब तुझे अपना वादा निभाना है। अब हमें उन सब की मदद करनी है जो जमींदार के कर्ज के नीचे दबे हुए हैं। हमारी जीत तब पूरी होगी जब हमारा हर भाई उस कर्ज से आजाद होगा। बिल्कुल हरिराम भैया, ये जीत अकेले हमारी नहीं, पूरे गांव की है। अब एक एक कर हर घर से कर्ज का बोझ हटाएंगे और शुरुआत हम वहीं से करेंगे जहां सबसे ज्यादा जरूरत है, बिंदेसर चाचा के खेत से। चलो, आज से ही नया दौर शुरू करते हैं, आजादी का, आत्मसम्मान का। हरिराम और गोलू ने अपना मुनाफा इकट्ठा किया और एक एक कर गांव वालों का कर्ज चुकाने लगे। बिंदेसर, भोलू, रज्जो, सभी ने अपनी जमीन वापस। हरिराम भैया, आज आपने हमें नया जीवन दे दिया। सही बताऊं, बहुत बहुत धन्यवाद।
गांव में खुशी लौटने लगी, लेकिन जमींदार के चेहरे पर उदासी छा गई। यह सब देखकर जमींदार गुस्से से अपने साथी भीमा से बोला, हे भीमा, तू देख रहा है ना कि हमारे हाथ से क्या फिसलता जा रहा है। ये हरिराम तो जैसे मसीहा बन बैठा है गांव वालों का। हर दिन कोई ना कोई उसके पास जाकर अपनी जमीन वापस ले आता है। हाँ मालिक, अब तो हालत ये हो गई है कि लोग हमारी तरफ देखने से भी डरते नहीं। हरिराम ने कर्ज चुकाने की ऐसी मुहिम छेड़ी है कि अगर यही हाल रहा तो एक दिन हमारी जमींदारी ही खत्म हो जाएगी। हमारा नाम, हमारा रौब सब मिट्टी में मिल जाएगा। अब ये सब और बर्दाश्त नहीं होता। तू बता क्या करना है? तू तो मेरा सबसे वफादार आदमी है, कुछ उपाय सोच। मालिक, अब वक्त आ गया है सख्त कदम उठाने का। अगर हरिराम ऐसे ही गांव वालों के दिलों का हीरो बनता रहा तो कल को लोग हमारे सामने खड़े भी हो जाएंगे। हमें उसकी जड़ से सफाई करनी होगी। ठीक है, अब ज्यादा सोचने का वक्त नहीं। सब लोग दिन में खेतों में होते हैं। तू वहीं जाकर उसे ऐसा सबक सिखा कि कोई और नाम भी ना ले उसका। आप चिंता मत कीजिए मालिक, मैं उसे ऐसे मारूंगा कि खून की एक एक बूंद जमीन में समा जाए और लोगों के दिल में ऐसा डर बैठ जाए कि कोई दोबारा हमारे सामने सिर उठाने की हिम्मत न करे। कल सुबह का सूरज हरिराम के बिना उगेगा, यही वादा है। सुबह का सूरज उगा, लेकिन किसी तूफान से पहले की शांति जैसा लग रहा था। हरिराम खेत में बीजों को देख रहा था जो अब सोने जैसे चमकते दिखते थे। अरे गोलू, देख तो सही जरा, ये फसल तो जैसे धरती माँ की गोद में कोई राग छेड़ रही हो। हवा जब इसके बीच से गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई मीठा गीत बज रहा हो। सच कहूं तो तुम्हारे हाथ की छुअन में तो कोई जादू है, वरना मेरी जमीन ने कभी इतनी हरी भरी मुस्कान नहीं दिखाई। हाँ हरिराम भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये फसल नहीं, ये तो सोने की लहर है जो खेत में उग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे धरती माँ ने खुद आशीर्वाद दे दिया हो। और तुम देखना, इस बार हमारे गांव की तस्वीर ही बदल जाएगी। मेहनत और सच्चाई की हमेशा जीत होती है और तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। वाह वाह वाह, सच में दिल खुश हो गया। इतना बोलकर अचानक गोलू हट गया। सच तो ये था कि गोलू को किसी के आने की भनक लग गई थी। तभी वहां जमींदार और भीमा आ पहुंचे। भीमा के हाथ में लंबा बर्छा था। हरिराम झुका हुआ था। अब भुगतो किसान। जैसे ही भीमा ने हरिराम की ओर चाकू फेंका, एक छलांग, एक चीख, एक वार, लेकिन हरिराम पर नहीं, गोलू पर। गोलू, नहीं, ये क्या किया तूने? तू जानता है ना मैं तुझे सिर्फ एक दोस्त नहीं, अपने परिवार का हिस्सा मानता हूं, और आज तूने अपनी जान को खतरे में डाल दिया। मेरे लिए क्यों किया तूने ऐसा? हरिराम, तुमने हमेशा मुझे अपनाया, मेरी कमियों को समझा और कभी अलग नहीं समझा। तुम्हारे लिए मित्रता का मतलब सिर्फ साथ हंसना या दुख बांटना नहीं रहा, बलिदान देना भी है जब जरूरत हो। तूने भी तो मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे साथी नहीं हो, तुम मेरे आत्मा के साथी हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा होना भी बेकार था। जमींदार और भीमा आश्चर्य होके भरी नजरों से घायल गोलू को देखने लगे। इस मूर्ख बंदर ने तो हरिराम के ऊपर लगने वाला वार अपने ऊपर ले लिया। हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन मैं फिर भी हरिराम को जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर जमींदार गोलू की ओर देखकर क्रोधित अवस्था में बोला, अरे तू मूर्ख का मूर्ख बंदर ही रहा। अरे तू इंसानों की तरह बोल सकता था और इंसानों की तरह रहने लगा था, लेकिन तू इंसानों की तरह चतुराई नहीं सीख सका। तुझे क्या जरूरत थी अपने ऊपर वार लेने की? क्या आवश्यकता थी बलिदान देने की? मूर्ख बंदर कहीं का, तूने मेरे सारे की कराए पर पानी फेर दिया। लेकिन तुझे क्या लगता है कि मैं हरिराम को जीवित छोड़ दूंगा? नहीं, मैं हरिराम को जीवित बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसकी वजह से ही मेरा गांव में दबदबा समाप्त हुआ है। तेरा यह बलिदान बेकार जाएगा रे मूर्ख बंदर, रुक जा। गोलू के होठों पर एक हल्की मुस्कान अब भी जिंदा थी। गोलू ने अपने मित्र हरिराम को मुस्कुराते हुए देखते हुए ही दम तोड़ दिया।
तभी वहां वही साधु प्रकट हो गया जिसने गोलू को बोलने की शक्ति दी थी और जिसने गोलू को हरिराम की पत्नी को बीमारी से बचाने के लिए जड़ी बूटी और जादुई बीज दिए थे। साधु क्रोधित अवस्था में जमींदार और भीमा की तरफ देखकर बोला, जिसने निर्दोष की जान ली उसका पाप अब उससे बदला मांगेगा। जमींदार और भीमा, तुम दोनों ने बहुत बड़ा पाप किया है। तुम्हें इस संसार में खुलेआम रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम दोनों समाज के लिए खतरा हो, रुक जाओ। इतना बोलकर साधु की क्रोधित आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलकर भीमा और जमींदार के शरीर पर पड़ने लगीं और अगले ही पल उनके शरीर में आग लग गई। कुछ ही देर में वो दोनों जलकर राख हो गए। गांव वाले इकट्ठा हो गए। साधु हरिराम की ओर देखकर बोला, हाँ, तुम्हारा और गोलू का साथ यहीं तक लिखा था हरिराम। लेकिन साधु महाराज, जमींदार के साथी भीमा ने मेरे ऊपर हमला किया था, लेकिन गोलू ने उसे अपने शरीर पर ले लिया। हाँ, क्योंकि वह तुम्हारा सच्चा साथी था। जाते जाते गोलू ने अपनी मित्रता का कर्ज चुका दिया। अपने साथी को कभी नहीं भूलना हरिराम। इतना कहकर साधु रंग बिरंगी किरणों में वहां से गायब हो गया। गांव वाले नम आंखों से गोलू के बलिदान की सराहना करने लगे। अरे, ये कोई साधारण बंदर नहीं था भैया, देवता था, देवता, हरिराम का सच्चा साथी। हाँ भैया, इसने अपनी जान दे दी और हम सबको बचा लिया। बहुत अच्छा बंदर था। कुछ दिनों बाद हरिराम ने नम आंखों से गोलू की याद में उसी खेत में एक पौधा लगाया जो आगे जाकर साथी वृक्ष के नाम से जाना जाने लगा। हरिराम ने हर फसल के साथ गोलू को याद किया, यह जानते हुए कि उसका सच्चा साथी हमेशा उसके साथ था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची मित्रता और निस्वार्थता किसी भी बंधन से परे होती है, चाहे वह इंसान और जानवर के बीच ही क्यों न हो। एक सच्चा साथी आपकी हर मुश्किल में साथ देता है और जरूरत पड़ने पर अपना बलिदान भी दे सकता है। ईमानदारी और कड़ी मेहनत का फल हमेशा मिलता है। हरिराम की ईमानदारी और मेहनत ने उसे संकट से उबरने में मदद की। लालच का अंत बुरा होता है। जमींदार का लालच और अन्याय आखिरकार उसके विनाश का कारण बना। दूसरों की मदद करना और उनका भला सोचना आपको सच्चा सुख और सम्मान दिलाता है, जैसा कि हरिराम ने चमत्कारी फसल से मिले धन का उपयोग गांव वालों की मदद के लिए किया।